अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा इंडस्ट्रीज़ और पावर लूम के मसाइल पर है कि उनको किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे यंग जनरेशन हमारी डिग्रीज़ लेती है, उनके पास ना तो बेसिक कोई जॉब्स है। अगर जो लोग कॉमर्स की डिग्री लेके उनको ना तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और ना ही उनको जो है जॉब के मौके फराहम किए जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम यही मसाइल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम। इन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम आज बात कर रहे थे पावर लूम्स के मसले पे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खालिक रामा साहब, ऑल पाकिस्तान चेयरमैन पावर लूम्स। इनसे जानते हैं इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू नूर, वेलकम। सर मुझे ये बताइएगा कि पावर लूम्स बंद होने की सबसे बड़ी क्या वजह है? देखिए जी, इंडस्ट्री जो है, खा वो स्मॉल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसने चलना है तो ये हुकूमत वक्त की पॉलिसीज़ के तहत चलना है। वो इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं और कैसी पॉलिसीज़ हैं जो कि इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं, उसके मुताबिक फिर आपकी इंडस्ट्री जो है ये चलती है। और ओवर द ईयर्स हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ पावरलूम इंडस्ट्री बल्कि पाकिस्तान की तमाम जो इंडस्ट्री है, इसको हुकूमत की पॉलिसीज़ के अंदर इतनी जगह नहीं मिल सकी, इसको हुकूमत ने इतना प्रमोट नहीं किया और जिसकी वजह से ये तनज़ली का शिकार हुई हमारी इंडस्ट्री। ये जिस इलाके गुलाम अहमदाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर लूम का क्लस्टर था। यहाँ पे 35,000 लूम्स थी यहाँ पे, और वो हुकूमत की अदम तवज्जो, बिजली की बेतहाशा कीमतों की वजह से, टैक्सेशन की, लेबर के मसाइल की वजह से वो तादाद कम होते होते इस वक्त 22-23 हज़ार लूम्स रह गई हैं। तो ये वजूहत ये होती है कि हुकूमत का काम होता है कि उसने पैटर्नेज करना है आपकी इंडस्ट्री को, और उसके साथ ही आपकी इंडस्ट्री फलती फूलती है, नई इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये मामला था जिसकी वजह से इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो है, मैं समझता हूँ कि वो तनज़ली का शिकार है, क्योंकि सब कुछ जो है पिछले 3 सालों के अंदर जब बिजली 60 से 62 रुपये पर यूनिट हुई, तो वो महंगी बिजली हमारी सारी इंडस्ट्री को खा गई। बल्कि पाकिस्तान की तमाम एसएमई इंडस्ट्री को महंगी बिजली का जिन था वो निकल गया। तो उसकी वजह से फैक्ट्री को ताले लगे, हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हुए। तो अब हुकूमतों के ऊपर है कि वो किस तरह अपनी पॉलिसीज़ देती है इंडस्ट्री फ्रेंडली, तो वही आपकी इंडस्ट्री चलेगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही ऐसी नहीं है जिसकी वजह से जो है हम पावर लूम्स पे काम किया जा सके, तो अभी आपको लगता है कि इन फ्यूचर पास्ट की निस्बत जो है वो बेहतरी देखी जा सकती है? देखिए जी, हुकूमत तो रोज़गार नहीं मुहैया करती ना जी, रोज़गार मुहैया करती है आपकी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है सारी, ठीक है ना जी, उसने करना है, आपकी इंडस्ट्री ने आपको वो रोज़गार फराहम करना है। आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्रेजुएट्स जो हैं वो हज़ारों की तादाद में हर 6 माह बाद पास आउट होकर निकल रहे हैं। उनको किधर एडजस्ट करना है? आपकी आबादी जो है, इसको आपने किधर, जो अनस्किल्ड आपका बंदा है उसको आपने सेमी स्किल्ड बनाना है, सेमी स्किल्ड को आपने स्किल्ड लेबर के अंदर उसका रूप देना है। तो वो किसने देना है? वो आपकी इंडस्ट्री ने आपको देना है। और इंडस्ट्री के लिए फिर उसके मुवाफ़िक हालात हों, इंडस्ट्री फ्रेंडली हालात हों, आगे बजट आना है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो इस तरह की बनाएगी तो ये काम चलेगा। वरना अब बेरोज़गारी का एक, मैं समझता हूँ कि एक समंदर है, इसकी वजह से आपके क्राइम रेट में भी इजाफा होता है। तो ये बड़ी सीरियस थाट है हुकूमत के लिए कि उसको अपने पॉलिसीज़ इस तरह बनाएं, और फिर जो पॉलिसी साज हैं उनको ये चाहिए कि जो राइट स्टेक होल्डर्स हैं, अगर देखिए हम वीविंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जो आपकी हौजरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो फाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उन मीडियम क्लास के जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं इनको लूप में नहीं लेते, मुशावरत नहीं करते, हमारी किस्मतों के फैसले हमसे पूछे बगैर ही हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक वजह है कि हमारी इंडस्ट्री फल फूल नहीं रही, इसको बेतहाशा टैक्सेस के निज़ाम के नीचे दबाया गया है। इस वक्त कम से कम 20 ऐसे महकमे हैं जिनका एक इंस्पेक्टर सब जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, दूसरे जाते हैं, तीसरे आ जाते हैं। हमारे वो ये 12 दफ़ा हमने अपनी एसोसिएशन के प्लेटफार्म से, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफार्म से, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर के प्लेटफार्म से, हम हर हुकूमत को, खा वो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हों या फेडरल मिनिस्टर्स हों, उनको कहा है कि हमें वन विंडो करें, हमें आके चलते हुए कामों को, आपके जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो इतना आके थ्रेट करते हैं, हैरेसमेंट क्रिएट करते हैं कि इन हालात में आपकी नई इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती, पुरानी इन्वेस्टमेंट जो है यही एट स्टेक लगी हुई है आपकी।
اچھا سر، آپ نے جیسے بھی بات کی کہ جیسے بہت سے ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو ابھی بھی جاب لیس ہیں، اس کی مین وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مین وجہ دیکھیں جی انڈسٹری نہیں لگ رہی، نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ابھی فیڈ بینک دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا یہ انڈسٹریل ایک یہاں پہ انہوں نے بنایا سیکٹر جی، لیکن وہاں پہ بھی اس سپیڈ سے جس طرح 4 سال پہلے انڈسٹری لگ رہی تھی اس سپیڈ سے اب انڈسٹری نہیں لگ رہی، بلکہ جو انڈسٹری آلریڈی لگی ہوئی ہے یہ سسٹین نہیں کر رہی. تو یہ اب حکومت جو ہے وہ فارن انویسٹرز کو جو ہے وہ ایسی پالیسیز دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. جو پاکستانی انڈسٹریز ہے بجائے یہ دبئی کے اندر جا کے پراپرٹیز خریدیں، یہ دبئی کے اندر جا کے انڈسٹریز لگائیں، ٹرکی کے اندر جا کے انڈسٹریز لگائیں. یہ ہماری حکومت نے انسینٹیوائز کرنا ہے بزنس کمیونٹی کو کہ وہ پاکستان کے اندر انڈسٹری لگائیں، تبھی روزگار کے دروازے ہماری یوتھ کے لیے کھلیں گے، ہماری انسکلڈ لیبر جو ہے اس کے لیے دروازے کھلیں گے، اور اس سے حکومت کو مہینوں میں اربوں روپے کا ٹیکس بھی اکٹھا ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس 36,000 انسٹالڈ کیپیسٹی ہے بجلی کی، لیکن اب یوز کر رہے ہیں 22,000 میگا واٹ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیوچر پاکستان کا انڈسٹری کے اندر ہے، آپ کی ایکسپورٹس کے اندر ہے. جب تک آپ اس کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے، آپ صحیح ان کے سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لے کے ان کی گزارشات کو نہیں سنیں گے. اور سب سے بڑی کہ حکومت کی ول جو ہے، کبھی کبھار ہمیں ان حکومت کی ول نظر آتی ہے کہ حکومت ان دا ریئل سینس جو ہے وہ سیریس ہے پاکستان کے مسائل کو، انڈسٹری کے مسائل کو حل کرنے میں، لیکن جب میٹنگز کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اس کا فالو اپ نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ فالو اپ ہو اور صحیح چیزوں کا امپلیمنٹیشن ہوگی. اب دیکھیں نا حکومت کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ 4 ماہ کے بعد بجٹ آنا ہے. انہوں نے ہم سے بجٹ کی پرپوزلز مانگ لی ہیں، چیمبروں سے بھی، ہماری ایسوسیشن سے بھی، کہ ہم تو پرپوزلز بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ پھر IMF کے دباؤ کے اندر بجٹ آپ کا بنتا ہے تو وہ انڈسٹری فرینڈلی نہیں ہوتا. 18% آپ کے سیل ٹیکس کا نفاذ ہے، آپ کی معاملات جو ہیں وہ بہت مشکل میں جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کتنا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کا انویسٹر، آپ کا انڈسٹریلسٹ، آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ اس وقت تیار ہے کہ پاکستان میں کام کرے، پاکستان کی یوتھ کو انگیج کرے، پاکستان کی جو لیبر ہے اس کو اپنے ساتھ انگیج کرے تاکہ انڈسٹری لگے یہاں کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا جیسے میں نے بہت سی انڈسٹریز ایسی دیکھی جو پاکستان سے بند ہو کے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا، تو اس سے پاکستان کو کس حد تک نقصان ہوگا؟ دیکھیے نقصان یہ ہے کہ ایک تو وہ انڈسٹری بند ہونے سے ہزاروں ورکرز جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. حکومت بھی جو ہے وہ اربوں روپے کے سیلز ٹیکس سے، ٹیکسیشن سے محروم ہو جاتی ہے. تو یہ اب حکومت کا کام ہے کہ انہوں نے اتنا انسینٹیو دینا ہے ہمیں کہ بجائے ہمارا جو سرمایہ کار ہے وہ دبئی جا کے انڈسٹری لگا رہا ہے، کوئی سعودی عرب جانا چاہ رہا ہے، کوئی ٹرکی جا کے انڈسٹری لگا رہا ہے، تو یہ چیزیں نہ. اور پھر بیرونی دنیا کے اندر آپ کی بجلی بڑی سستی ہے، وہ تقریباً 7 سینٹ 6 سینٹ کے اوپر ہے، ہماری بجلی 13 سینٹ کے اوپر ہے. کس طرح ہمارا ایکسپورٹر مقابلہ کرے گا؟ تو یہ اب حکومت نے بجلی سستی کی ہے 4 پہ 4 پیسے. دیکھیں اس کا کیا اس کا فرق پڑتا ہے ہماری انڈسٹری کے اوپر، کتنا حکومت سیریس ہے. یہ سب چیزیں حکومت کو سوچنی پڑیں گی. اور ہم لوگ جو ہیں محب وطن لوگ ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں، روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں. صرف ہمیں حکومت نے اپنا جو ہے اپنے پاس بٹھا کے ہماری بات سننی ہے اور ہماری انڈسٹری کو چلانا ہے. تو آپ نے کبھی اس چیز کے لیے کمپلین نہیں کی کہ ہماری بات کو سنا جائے، یا کچھ میٹنگز وغیرہ نہیں کنڈکٹ کی؟ دیکھیں جی ہمارے پاس یہاں کے اوپر ہماری ایسوسیشن کے آفس میں بھی منسٹرز تشریف لاتے ہیں، چیمبرز کے اندر بھی منسٹرز آتے ہیں، سیکٹریز جو فیڈرل سیکٹریز وہ تشریف لاتے ہیں. ہر چیز ہر ایک کو پتہ ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ادارے جو ہیں وہ جو بڑے ووکل ہیں، ہر چیز میڈیا کے ذریعے پرابلمس کا ان کو تک پہنچتی ہیں، ہر چیز کا ان کو پتہ ہے کہ کیا مشکلات ہیں. صرف ان لوگوں کی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ توجہ درکار ہے کہ ان تک پہنچے. ہم ہر چیز ان کو جو ارباب اختیار ہیں، حکومتیں ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، ان تک ہمارے جو جاتے ہیں ایسوسیشنز کے، چیمبرز کے جو عہدے داران، ان کو ہر چیز کو بریف کیا ہوا ہے انہوں نے. اور پریس کانفرنسز دیکھیں، اتنی بڑی ایس ایم تنویر صاحب نے فیڈریشن کے لیول سے بہت بڑی پریس کانفرنس کر کے اتنی دفعہ
حکومت کو بتایا جی کہ آپ کا جو ہے مارکا ریٹ زیادہ ہے, بجلی کی پرائسز زیادہ ہیں, ٹیکسز کا نظام جو ہے یہ فرسودہ ہو چکا ہے, آپ ان ساری چیزوں کو صحیح کریں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پروڈکٹ وائز دنیا کے جو بہترین بائنگ ہاؤسز ہیں میڈم صاحبہ وہ پاکستان کی پروڈکٹ کو خریدنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. لیکن جب اس کو ایک چیز $5 میں مل رہی ہے, ہم سے وہ $60 میں ملیں گی, تو وہ ظاہری بات ہے وہ $5 پہ جائے گا نا. اب پاکستان کے جو کمپیٹیٹرز کنٹری ہیں وہ بنگلہ دیش ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, ویتنام ہے, ان کی اکانومی بھی اسٹرینتھن ہو رہی ہے, اسٹرانگ ہو رہی ہے. ہم تو بہت کمپرومائزڈ ہیں, IMF کی وجہ سے کمپرومائزڈ ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا حکومت نے یو ٹرن لیا کل, انہوں نے جو آپ کی نیٹ میٹرنگ ہے وہ انہوں نے ختم کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا افسوسناک فیصلہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جو سیونگز تھیں وہ انہوں نے بیچ کے, چھوٹی فیکٹری والوں نے, آپ کے میری طرح جو ان کے گھریلو صارفین ہیں انہوں نے جو ہے وہ سولر لگوائے, ٹھیک ہے. لیکن حکومت نے نیٹ میٹرنگ کی بجائے اب اس کو نیٹ بلنگ کا جو ہے وہ نام دے دیا ہے, جو ہم بجلی حکومت کو دے رہے ہیں. جب وہ ہمیں واپس لینی پڑے گی تو وہ ہمیں تقریباً ₹40 یونٹ خریدنا پڑے گا, تو وہ ہم سے ₹11 یونٹ لے رہے ہیں. یہ 15 سے 18 روپے پر یونٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے, جبکہ کروڑوں روپے کی بڑی فیکٹریز والوں نے, بڑی ملوں نے اپنے جو سولر لگوایا ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ فیصلہ ہے. اس طرح کے فیصلوں سے آپ کی معیشت کے اوپر ایک دباؤ پڑتا ہے, اور آپ کی انڈسٹری جو ہے اور اس کا جو نیا سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ, انہوں نے انویسٹ کرنا ہے, ان کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. وہ لوگ نیا انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. یہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ تھا جس سے ان کی مقبولیت بھی کم ہوگی. تو ہم حکومت سے, آپ کے پلیٹ فارم سے, سٹی 41 کے یہ توقع کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ اس فیصلے کو آپ جو ہے ریویو کریں, اور اس کے اوپر آپ جو ہے دوبارہ نیٹ میٹرنگ کو جو ہے بحال کیا جائے, تاکہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے, لوگوں نے اپنی گاڑیاں بیچ کے, اپنی جو بچت کی ہوئی تھی, سیونگ تھی, پلاٹ تھے وہ بیچ کے تو سولر لگوائیں. تو اب آپ دیکھ لیں آپ کس طرح کریں گے. گرمیوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نہ آپ کے گھریلو بھی صارفین کی بھی چیخیں نکل جائیں گی, اور آپ کے انڈسٹری کے جو صارفین ہیں ان کی چیخیں بھی نکل جائیں گی. بالکل یہ بات آپ نے صحیح کی کہ جس کی دہاڑی $2000 ہے وہ کیسے بجلی کا وہ بل کیسے دے گا اور اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم بات کرتے ہیں بڑی انڈسٹریز کی, تو کیا چھوٹی انڈسٹریز کا بھی یہی حال ہے؟ ہاں جی, ہر طرف دیکھیں نا, مہنگی بجلی کا جو جن ہے اسے سبھی کو نقصان پہنچا ہے. ہمارے پاس جہاں ورکرز تھے, چھوٹی فیکٹریاں تھیں, اب وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں. اس کا کیا نقصان ہوا ہے کہ ورکر جو ہے لیبر بے روزگار ہو گیا. بہت برے حالات کے اندر ہماری لیبر ہے. ان کے لیے حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ کاروبار جو ہے ان کو بحالی کی طرف لے کر جائیں. اب دیکھیں, اب پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو حکومت پروٹیکٹ بالکل نہیں کر رہی. پہلے ہماری اسپننگ انڈسٹری بند ہوئی, تقریباً 100 کے قریب ہماری اسپننگ ملیں بند ہوئی کیونکہ دھاگا امپورٹ ہونے لگ گیا تھا. اب ہمارے پاس ہر قسم کا کپڑا جو ہے وہ ڈائیڈ ہے, وہ بلیچ ہے, پرنٹیڈ ہے, وہ ہر قسم کا کپڑا پاکستان میں ڈمپ ہو رہا ہے. اس سے کیا کہ آپ کی جو پاور لوم انڈسٹری ہے, آپ کی ویونگ انڈسٹری ہے, وہ دباؤ کا شکار ہو گئی ہے. تو حکومت کو ہم نے گزارش کی ہے کہ ایک تو آپ انڈر انوائس جو امپورٹ ہے اس کو روکیں, اور کپڑے کی امپورٹ کے اوپر آپ ہیویلی ٹیکسز لگا کے اپنی لوکل انڈسٹری کو, جہاں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, لوگوں کی سینکڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ جہاں کے اوپر کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے, یہ اس کو پروٹیکٹ کریں. اور پاکستان کا سارا نظام جو ہے وہ آپ کی SME انڈسٹری چلا رہی ہے, آپ کی انڈسٹری چلا رہی ہے. آپ نے یہاں سے ٹیکسز اکٹھے کرتے ہیں ہم سے, سال کے ہمارے سے تقریباً 1000 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے حکومت انڈسٹری سے اکٹھا کرتی ہے. تو وہ پھر کس طرح اکٹھا ہوگا, کیسے وہ فلاح و بہبود کے کاموں پہ لگے گا. تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ وہ بیسک مسائل ہیں, بیسک پرابلم جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا. جی تو ناظرین, آپ نے سر کی بات سنی, جس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی بیسک پالیسیز بنائے جس سے پاور لومز کی جو ہے نا صورتحال کو بہتر کیا جائے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید اسی ٹاپک پر بات کریں گے. ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم پاور لومز کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رانا فضیل جو کہ سٹی 41 کی رپورٹر ہیں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں مزید اسی بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا کہ پاور لومز بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پاور لوم جو انڈسٹری ہے وہ سب سے بڑی وجہ اس کی مہنگی بجلی ہے, کیونکہ اس وقت جو بجلی کے ریٹس ہیں
वो सनतकार इस काबिल नहीं हैं कि वो पावर लूम फैक्ट्रियों को चला सकें इतनी महंगी बिजली पर। और जो इस वक्त भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तकरीबन 60% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, पावर लूमें बंद हो चुकी हैं। जो चल रही हैं वो भी 50% प्रोडक्शन के ऊपर चल रही हैं। उसमें आप 50% ही जो मज़दूर तबका है वो उसको देख लें कि वो भी शॉर्ट करना पड़ा है मालकान को, और महंगी बिजली है। इसके अलावा भारी भरकम टैक्सेस हैं, टैक्सेस का निज़ाम ठीक नहीं है, और इसके साथ साथ जो टेक्सटाइल के हवाले से पॉलिसीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिसकी बड़ी वजह है जो सनतें बंद होना। और पावर लूम जो सेक्टर है ये लोकल इंडस्ट्री है, और जो जॉब्स हैं जिसमें रोज़गार फ्राहम करने वाली इंडस्ट्री है, और वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, सिर्फ़ उनके पास एक स्किल होता है कि उन्होंने काम सीख लिया पावर लूम का और उसके बाद वो अपनी मज़दूरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ जो बिजली एक है उसकी कीमतें अगर कम कर दी जाएँ, जो कि एक बड़ा मुतालबा था सनतकारों का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से उसमें थोड़ी सी कमी भी की गई, लेकिन वो 9 सेंट के ऊपर जो बिजली है वो मुतालबात हैं सनतकारों के कि 9 सेंट के ऊपर बिजली लाई जाए। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट सेक्टर में शटरलेस लूमें हैं वो भी इस वक्त तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, उसमें मालिकान काफ़ी ख़ासे परेशान हैं। लेकिन जब तक टेक्सटाइल पॉलिसी मुरतब नहीं की जाएगी, जो हमारी SME सेक्टर है, लोकल इंडस्ट्री है, उसको जब तक नज़रअंदाज किया जाएगा इसी तरह से, तो सनतें जो हैं वो फिर दिन ब दिन बंदिश की तरफ ही जाएंगी। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो एनर्जी क्राइसिस का है कि एनर्जी क्राइसिस है, महंगी बिजली है, टैक्सेस का निज़ाम जो है वो दरम बरम है, जिसमें जो आ जा के सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है तबका वो मज़दूर तबका है, जो कि पावर लूम्स के ऊपर अपने रोज़गार कमाकर बच्चों का पेट पालते हैं। तालीम इतनी महंगी हो चुकी है, आप देखें कि इस वक्त किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर एक मज़दूर के लिए बच्चों को पढ़ाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। किताबें हों, यूनिफॉर्म हो, हर चीज़ महंगी है, फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मज़दूर जो हैं वो इन्हीं फैक्ट्रियों से कमा कर अपने बच्चों को थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा भी रहे हैं। और जो इस वक्त टेक्सटाइल पॉलिसी है वो इंतहाई ज़रूरी है कि टेक्सटाइल पॉलिसी को मुरतब किया जाए। 3 साल या 5 साल के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई जाए, उसमें ये मेंशन किया जाए कि 4 या 5 या 3 साल के लिए बिजली की कीमत जो है वो सनतकारों को, वो लोकल इंडस्ट्री हो या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, किस तरह से कितनी कीमत में दी जाएगी, ताकि वो सारा अपना एक शेड्यूल जो है वो तैयार करें कि हमने अगले 5 साल जो है वो इस तरह से चलना है, तो हमारी ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस होगी, ये हमने मज़दूर को इतनी सैलरी देनी है। वो आप गज़ट नोटिफिकेशन भी देख लें, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आता है, लेकिन उसके ऊपर भी अमल दरामद ना ही करवाया जाता है, ना होता है। सनतकार भी इसमें कहीं ना कहीं पर कसूरवार होते हैं। उनसे जब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जी देखिए हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारे पास इतने वसाइल नहीं रहे, तो हम किस तरह से गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक सैलरी दें। कोशिश करते हैं उसके ऊपर पूरा उतरें, लेकिन इंतहाई मुश्किलात हैं। तो इंडस्ट्री को अगर बचाना है, लोकल इंडस्ट्री को बचाना है, इस वक्त 60 से 70 हज़ार लूमें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं फैसलाबाद सेक्टर के अंदर, जिसमें 66 दांदरा है, जंग सेक्टर है, गुलाम मोहम्मदाबाद है, कादराबाद है, ये तमाम सेक्टर जो हैं इनकी 60 से 70 हज़ार लूमें बंद हो चुकी हैं। उसकी बड़ी वजह एनर्जी क्राइसिस हैं। टैक्सेस का जो निज़ाम है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, बिजली सस्ती करने की ज़रूरत है, फिर जाकर कहीं जो लोकल इंडस्ट्री है वो दोबारा से अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि सनती क्राइसिस का क्या गवर्नमेंट को अंदाज़ा है? देखें, गवर्नमेंट को सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है, हर चीज़ का पता होता है, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ है कि सब अच्छा की रिपोर्ट जो दी जाती है वो इंतहाई जो है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। अब मुझे बताएं कि क्या हुकूमत को नहीं पता कि इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, रोज़गार की क्या सूरत हाल है, क्या इंडस्ट्री बंद हो रही है। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई में तमाम जो सेक्टर्स हैं, वो SME सेक्टर हो या फिर बड़ी सनतें हों, तो एप्टमा की जानिब से ऑर्गेनाइज़ की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनमें सब ने यही कहा कि हमें सस्ती बिजली दी जाए, हमें टैक्सेस का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाए, शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट पर लाई जाए, 5 से 6% पर लाई जाए, ताकि जो सरमायाकारी बैंकों के अंदर पड़ी है वो मार्केट में आए, वो सनतों में आकर इन्वेस्टमेंट करें लोग, और जो आपके टैक्स का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए और बिजली सस्ती की जाए, ताकि हम सनतों को फ़रोग़ दे सकें, रोज़गार फ्राहम कर सकें। क्योंकि जिस मुल्क के अंदर सनतें चलती हैं, इंडस्ट्री चलती है, तो रोज़गार के मौके बढ़ते हैं। उसमें फिर होता ये है कि आपकी जो बेरोज़गारी है उसकी शरह कम होती है। अगर महंगाई का ग्राफ ऊपर भी चला जाए, रोज़गार लोगों का चलता रहे,
गुजारा चलता रहे, 2 वक्त का खाना जो है वो पूरा होता रहे, तो उससे फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी बिगड़ती नहीं है। इस वक्त आप देखें चोरी डकैती की वारदातें जो हैं वो कौन लोग करते हैं? इन्हीं फैक्ट्रियों से, इन्हीं जो मिलों से वो फारिग होते हैं मज़दूर, आखिर उन्होंने अपना पेट पालना है, बच्चों को पालना है, 100 मजबूरियाँ होती हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से हो रही हैं। आप 50% तकरीबन जो है वो ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को सिर्फ रोज़गार बेहतर करने से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब हुकूमत जो है उसको हर चीज़ पता होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर समझने की कोशिश ना की जाए तो इसमें फिर मैं, आप या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो ख़ुद जो हुक्मरान हैं, जिनको जो हमारे वोट की ताकत से आगे आते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो हमें वोट्स देते हैं हमने उनको किस तरह से डिलीवर करना है। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप सनतों का नहीं सोचेंगे, आप रोज़गार का नहीं सोचेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के में रहने का किसी का भी हक़ नहीं हो, जौन सी भी पार्टी हो। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है इंडस्ट्री के हवाले से, वो लोकल इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, छोटी हो बड़ी हो। बिजली जब तक 9 सेंट की नहीं की जाएगी, सस्ती नहीं की जाएगी, आपकी सनतें नहीं चल सकती और आपका मज़दूर जो है उसकी बेरोज़गारी की शरह बढ़ती जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो भी फिर मज़ीद इससे ख़राब होगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि क्या इन फ्यूचर हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? देखें, उम्मीद हमेशा बेहतरी की ही रखनी चाहिए और अगर जो इस वक्त पॉलिसीज़ चल रही हैं, जिस तरह से इस अब सूरत हाल मौजूदा है, अगर इसी तरह से चला तो मुझे नहीं लगता कि बेहतरी आ सकती है। अगर कोई पॉलिसी दी जाए, आपने टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री देख लें, वो ख़त्म कर दी है। आपका टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं होगा तो फिर कौन जो है वो बेहतरी की तरफ आएगा? कॉमर्स के अंडर आपने वो ये मिनिस्ट्री ये भी दे दी है, तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। अगर इसको बेहतर करना है तो इसके लिए प्लानिंग करनी होगी और प्लानिंग भी 5 से 7 साल के लिए होनी चाहिए। आप किसी भी मुल्क को देख लें, हमारे हमसाया ममालिक हैं, बांग्लादेश है, भारत है, वियतनाम है, आप इनको ही ले लें, श्रीलंका, इनको ही ले लें, तो वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए 5-5, 10-10 साल की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। उसमें बताया जाता है कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसके 2 हिस्से करके बताया जाता है कि किसको कितनी देर के लिए बिजली कितने की मिलेगी, टैक्सेस का निज़ाम किस तरह से होगा, क्योंकि आप फिर कम्पीट नहीं कर सकते। अगर यहाँ जो हमारा इस वक्त मसाइल का शिकार हैं सनतकार, तो इस तरह से अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो जिस चीज़ की प्लानिंग ना हो वो फिर तबाह हो जाती है, जिस तरह से कि हमारी इंडस्ट्री हो रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम पावर लूम्स की मसाइल पे बात कर रहे थे। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद अली, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पावर लूम्स दिन ब दिन जो है वो बंद होती जा रही हैं। पिछले कुछ अरसे में काफ़ी मिल्स हैं जो बंद कर दी गई हैं, क्या वजह है इसकी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच 41। पावर लूम्स के बंद होने की वजह 2 तरीके कार हैं। एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोग जो है पुरानी टेक्नोलॉजी पे रुके हुए हैं, जबकि दुनिया जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी हुई है। हमें जो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमें वो टेक्नोलॉजी एडवांस हासिल करनी चाहिए अगर हमने दुनिया में इसको कम्पीट करना है, अपनी एक्सपोर्ट को ग्रोथ करना है। दूसरा ये है कि जो पावर लूम्स बंद हो रही हैं उससे हमारे जो लेबर हैं वो बेरोज़गार हो रही है। हमारी पावर लूम्स जो है वो कबाड़ के भाव सेल आउट हो रही हैं। उसको चाहिए हमें कि हमारी जो इस वक्त करंट लेबर है उसको हमें स्किल करना चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमें जो बड़ी इंडस्ट्री के साथ जो एसएमई सेक्टर है उसको कोलैबोरेशन करनी चाहिए। वहाँ पर जाके जो लेबर है वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन उसको शार्ट कोर्सेज़ की मद में ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसमें जो उसकी जो लेबर है, जो उसकी मजदूरी है, चूँकि ज़ाहिर है कि वो लेबर रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो शार्ट कोर्सेज़ जो करवाती है उसकी मद में जो गवर्नमेंट के पास फंडिंग है उसमें से उस लेबर को पैसे दिए जाएं ताकि वो लेबर जो है वो अपना रोज़गार कमा सकें। क्योंकि जो मज़दूर आदमी है वो किसी जगह पर ट्रेनिंग लेने जाता नहीं है, उसकी रीज़न ये बनती है कि ज़ाहिर है उसने अपना घर चलाना होता है कि यहाँ वो ट्रेनिंग लेने के लिए जाए। अल्टीमेटली तो उसके बेनिफिट की बात है ना कि वो अच्छी जगह पर जाएगा, ट्रेनिंग लेगा, जदीद मशीनरी पे काम करेगा,
اس کی فورس کم لگے گی. اس والے سے جو پرانی انڈسٹری ہے, پرانی مشینری ہے, اس پہ اس کی فورس زیادہ لگتی ہے. کبھی لوم بند ہو جاتی ہے, کبھی خراب ہو جاتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, تو اس کو خود ہی لیبر کو کرنا پڑتا ہے. جب لیٹسٹ مشینری پر جائے گا, آٹومیٹڈ مشینری ہوں گی, لیبر بھی سکون میں ہوگی اور پروڈکشن بھی ہماری زیادہ ہوگی. ان چیزوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اس میں جو ہمارے نیفٹک ہے, ٹیفٹا ہے, ادارے تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں. پنجاب ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں. لاکھوں اربوں روپے کی فنڈنگ ہے اس پہ. مطلب اس کا جو آؤٹ کم ہے, جس پہ لیبر کے لیے انہوں نے کورسز یا دوسرے رکھی ہوئے ہیں چیزیں, وہاں پر ہمارے لوگوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ وہاں پر بچے یا لیبر وہ کورسز کرنے جاتی نہیں ہیں. پراپر وہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں. اور بدقسمتی سے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے ریلیونٹ بندے نہیں ہیں. کورس کروانے والے اور کرنے والے دونوں میں کافی ڈفرنس ہے. جب کورس کروانے والے ریلیونٹ فیلڈ سے ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو گرو کرے گا. فرض کریں انڈسٹری کے حوالے سے آپ کا جو ٹاپک ہے, انڈسٹری سے اگر کورسز کروانے ہیں, اسکل لیبر کو اگر کرنا ہے تو وہ انڈسٹری کا بندہ ہونا چاہیے. اگر پاور لوم کا, اگر انڈسٹری میں آگے جائیں, اگر پاور لوم کی لیبر کو ٹرین کرنا ہے تو پاور لوم کا جو سپروائزر ہے, پاور لوم انڈسٹری کا جو مالک ہے, جو چھوٹی فیکٹری کا مالک ہے, یا اس کے جو سپروائزرز ہیں, ان کو اس کام پر لگایا جائے. ان کو پتہ ہے کہ یہ مسائل کیا ہیں, ان کو کیسے ٹرین کرنا ہے, ان کے ایشوز کیا ہیں, ان کو کس طریقے سے, کون سی لینگویج وہ سمجھتے ہیں. تب جا کر ہماری جو لیبر ہے وہ گرو کریں گے, ورنہ بہت مشکل ہے یہ چیزیں. لیکن سر جیسے ابھی آپ بات کریں کہ ٹریننگ ہونی چاہیے, بیسک سکل سکھانے چاہیے, لیکن سکل سیکھنے کے بعد انہوں نے کام کہاں کرنا ہے؟ جب ہمارے پاس جابز ہی نہیں ہیں, جب ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا, تو ان چیزوں کو کرنے کا کیا فائدہ؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, ٹریننگ کرنے کے بعد ایک تو سکل آپ کے پاس آ گئی. سکل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. پوری دنیا میں سکل کی ڈیمانڈ ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جو سکل کی ڈیمانڈ نہیں. اگر آپ کے پاس ہنر ہوگا, سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ الیکٹریشین, پلمبر, مطلب جو ہمارے ڈیفرنٹ سیکٹر کی جو سکل ہے, اس میں دنیا میں آپ کسی بھی جگہ جا کر کام کر سکتے ہیں. فیمیل میں آ جائیں, فیمیل میں اب ماشاءاللہ ایجوکیشن سیکٹر میں, بیوٹی سلون میں, جیسے کہ سی ایم پنجاب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے. فیمیل کو وومن امپاورمنٹ پہ وہ اچھا کام کر رہی ہے, اور ان کو گرومنگ کرنے کے لیے انہوں نے, دیکھیں اب سی ایم کا کیا کام ہے, سی ایم کہہ رہی ہے کہ آپ کریں, پلیٹ فارم دے رہی ہے, فنڈنگ دے رہی ہے, اداروں کو کہا ہوا ہے. اب ہم نے اور اداروں نے آگے کام کرنا ہے نا. فنڈنگ انہوں نے دے دی, اب انہوں نے کہا جی کہ کورسز انہوں نے لانچ کر دیے, مختلف کارڈز دے دیے. اب فیمیل کے لیے بیوٹی پارلر کے لیے ایک ہر خواتین, بچی جو بھی ہے, اس کو گھر میں کام کرنے کے لیے پلیٹ فارم دے دیا کہ وہ آئے, سیکھے. پیسہ نہیں لیں گے, پیسہ لیے بغیر اس کو گرو کرے. سیکھنے کے بعد وہ جائے اور باعزت روزگار اپنے گھر میں بیٹھ کے کمائے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں گورنمنٹ سرکاری جاب دے دے, ہم گھر میں بیٹھیں اور کھائیں. نہیں, ایسا نہیں, ایسے دنیا ترقی نہیں کرتی. ہمیں جب تک یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جاب پرووائڈر بنیں, جاب لینے والے نہ بنیں, تو ہماری بچیوں میں ماشاءاللہ سکل ہے جو گورنمنٹ اگر انہیں سپورٹ کر رہی ہے. اس میں بھی چاہیے کہ وہ بھی جائیں, کورسز کریں اور پراپر جائیں. وہاں پر جا کر کورس, اگر کوئی چیز فری مل رہی ہے, ہمارے یہ بھی تو پرابلم ہے نا, کوئی چیز فری مل رہی ہے تو لوگ اس کو پراپر جا کر اویل نہیں کرتے, اس کی قدر نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں ان چیزوں کا فقدان ہے. اچھا سر, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم ابھی تو پاور لومس کی بات کریں, لیکن اگر اوور آل بزنس کی سچویشن پہ بات کریں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اوور آل بزنسز میں جب سے پاکستان بنا ہے یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ جی کرائسز ہے. الحمدللہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں, کرائسز آتے ہیں, لیکن جب ہم انٹرنیشنل سطح پر دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں, اس حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں. انٹرنیشنل جب دنیا میں چیزوں کو لے کر جانا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چاہیے, دوسرے اداروں کو چاہیے کہ جو ایس ایم ای سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں,
उनको नई मशीनरी मंगवाने पर उन्हें ड्यूटी फ्री किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बंदे के पास देखें 24 लूमें हैं, उसने लगाई हुई हैं 36 लूमें लगाई हुई हैं, वो कैसे उस पे वो अपग्रेड कर सकता है? उसके पास तो सोर्सेज ही नहीं है। वो अपने इंडस्ट्री में खुद लेबर भी करता है और प्लस अपना निज़ाम भी चलाता है। उसने जॉब प्रोवाइड भी की हुई है लोगों को और ख़ुद भी वो लेबर कर रहा है। अगर उसी बंदे को हम कहें कि भाईजान 24 लूमों की बजाय आप 4 लगा लें, हम आपको फंडिंग करते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन भी 10 गुना बढ़ जाएगी और काम भी बेहतर हो जाएगा और हम इंटरनेशनल सतह पर एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारा उसको मीट कर लेंगे। और इसमें 3 चीज़ें हमारी बचेंगी। हमारा खाम माल मटेरियल ज़ाया होता है वो बच जाएगा, हमारी एनर्जी ज़ाया होती है वो बच जाएगी और हमारा टाइम ज़ाया होता है वो बच जाएगा। इन चीज़ों को हमें फोकस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, अभी आपने मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इनकी बात सुनिए कि इनका पावर लूम्स के मसले पर क्या कहना था। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मज़ीद इंडस्ट्री के क्राइसिस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? नूर, देखें अभी तक की जो सूरत हाल है, हमने गुज़श्ता साल से ले लें अब तक, तो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है, जिसमें पैदावारी लागत के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री पर जब हम बात करते हैं तो इसको हम 2 तरह से डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स और एक हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोनों की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। अगर तो वो यहाँ पे डील कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ मार्जिन मिल जाता है कि वो लोकल सतह के रेट्स चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल कर लेते हैं। लेकिन चूँकि हम टेक्सटाइल हब हैं तो हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो यूरोपियन कंट्रीज़ पर है, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ पर है, वो अमेरिकन कंट्रीज़ पर है। तो वहाँ पर जैसे ही हालात तब्दील होते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होना शुरू हो जाती हैं जो हमारे सनतकार हैं। अब अगर हम इसका ब्रॉडर स्पेक्ट में इसको देखें कि अब चल क्या रहा है, देखें एक तो आपकी बरामदात नीचे आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, जिसको अब दोबारा से बूस्टअप किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो सनतकारों का सेल्फ मेड है कि उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिए बेहतरी की जानिब गए। जैसे हमने अभी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया जाता है मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स को, उनमें से 9 का ताल्लुक फैसलाबाद से है, इंटरलूप है, निशात है, मसूद है, कोई 530 मिलियन की डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई 345 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जब हम इसका तकाबली जायज़ा लेते हैं कि जनाब हमारे सनतकार तो रोना रोते दिखाई देते हैं, बिजली महंगी है, रिफंड्स के इशू हैं, रेबट्स का बड़ा मसला है, हमारी क्लियरेंस नहीं होती, कस्टम्स के इश्यूज़ हैं, तो ये एक्सपोर्ट बढ़ क्यों रही है? तो वहाँ पर हम खालिस्तन जो क्रेडिट देते हैं वो हमारे सनतकारों को देते हैं कि वो इन हालात में भी काम कर रहे हैं और जैसे तैसे इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ पर हालात हैं, आप देखें कि आपने एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने अगर कोई इकदाम उठाने हैं तो वो ये है कि वो नौकरियों के मौके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, वैकेंट लाए, कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता आ रहा है कि उधर से कुछ भी नहीं हो रहा और जो प्राइवेट सेक्टर है जो कि बड़े पैमाने पर फैसलाबाद में रोज़गार बांट रहा है, उसको भी उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है और वो भी आए रोज़ कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार है। जैसे हमने गुज़श्ता दिनों में देखा कि एप्टमा जो पाकिस्तान की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, एसोसिएशंस में हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि जनाब हमारी 150 टेक्सटाइल मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, ठप हो चुका है। और अगर अब भी आपने होश के नाखुन ना लिए तो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद ज़्यादा जो नंबर्स है वो गेन होगा, नंबर बढ़ेगा और उसको रोकने के लिए जो मुतालबा सामने रखे गए वो क्या थे? उनमें सबसे अहम मुतालबा जो वो था कि शरह सूद को आपने नीचे लाना है, बिजली के रेट्स आपने नीचे लाने हैं और सबसे बढ़कर जो हमारी एक्सपोर्ट है उसको आपने फैसिलिटेट करना है मुराद देकर। अब वो मुराद क्या दी जा रही हैं? उसके फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान किया गया कि जी हम 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट आपको टैरिफ में सस्ता कर रहे हैं। इसको बड़ा अच्छा इनिशिएटिव समझा गया, सनतकारों ने इसको बड़ा अच्छा लिया, पॉजिटिविटी हमें दिखाई दी, फैसलाबाद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पे अच्छे तासुरात देता हुआ दिखाई दिया। अब हम अचानक से देख रहे हैं कि फिर वो
तब्दीली की जा रही है। कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि शायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब हुकूमत का जो फोकस है उस पर नहीं रहा, पिन पॉइंट नहीं रही। तो आया आपके पास इसका मुतबादल क्या है? अगर आप टेक्सटाइल को लूज़ कर जाते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को लूज़ कर जाते हैं, जो कि आपकी एक्सपोर्ट का कमोबेश 60% हिस्सा है, अगर वो इससे निकल जाता है तो फिर आपने किस सेक्टर पर क्या काम करना है? आपके यहाँ पर टेक्सटाइल के अलावा और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो बड़ी तादाद में आपके ज़रिए मुबादला ला सके, बाहर से कमाई कर सके। कोई ऐसा कमाऊ पूत सेक्टर आपका दूसरा नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे सनतकार हैं उनका एक वाज़ेह पैगाम जा रहा है कि जनाब आप इसकी जानिब फोकस करें, हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एप्टमा हो, एप्टपमा हो, PHMA हो, लोकल तंजीमें हो, नेशनल तंजीमें हो, एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही। अब उस पर क्या हुआ कि जब हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद अब बड़े पैमाने पर रिलीफ आएगा, जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा और वो दोबारा पाँव पर आएगा, तो दोबारा से जो हमारी नेट मीटरिंग पॉलिसी है उसको तब्दील करके नेट बिलिंग में शिफ्ट किया जाता है कि जनाब जो आप यूनिट के बदले यूनिट खरीद रहे थे या बेच रहे थे, अब वो काम नहीं चलेगा। आप न्यू बिलिंग की तरफ आएँ, हम आपको क्रेडिट देंगे, आपके 5 यूनिट और हमारा 1 यूनिट। अब इसका जब नूर हम मुताला करते हैं बड़े पैमाने पर जा कर के आया, अगर हम इस अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं कि आपने जो नेट बिलिंग है उसकी तरफ लेके जाना है कंज्यूमर को, तो जो टेक्सटाइल ओनर है, जो टेक्सटाइल है, जो सनतें हैं, टेक्सटाइल से हटकर जितनी भी इंडस्ट्री काम कर रही है, वो अगर ऑफ ग्रिड होती है तो कल कला बिजली का शॉर्टफॉल आता है, उसको कैसे हमने रिकवर करना है। और बाद में फिर जब आप इन बंदों को कहेंगे, कंज्यूमर को कहेंगे कि नहीं अब तुम दोबारा से आओ, हम नेट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने सिस्टम बहाल किए हैं, सिस्टम लगाए हैं। तो जो हुकूमत है उसको फ़िल वक्त इस पर तरजीही बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है, ना फ़कत तरजीही बुनियादों पर बल्कि अब मिल बैठने की ज़रूरत है। जो भी नुमाइंदे हैं हमारे, वो किसी भी तंजीम का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनको बुलाया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म पर बैठाया जाए, उनसे पूछा जाए कि जनाब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारी एक्सपोर्ट $10 बिलियन पर आ चुकी है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं? हम बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। हम तो टेक्सटाइल हब थे, लोग हमें जानते थे, हमारी क्वालिटी, हमारा म्यार, हमारा नाम, सब कुछ पीछे आता जा रहा है, क्यों? तो जब ये क्यों का सवाल आप उनके सामने रखेंगे, मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के सामने, तो वो आपको बड़े मुनासिब जवाब देंगे कि जनाब हमारे यहाँ पर बिजली के ये रेट्स हैं, खित्ते में ये रेट्स हैं, आप हमें 7 सेंट पर बिजली नहीं दे रहे, खित्ते में मिल रही है, खित्ते में इतनी सस्ती बिजली मिल रही है कि उज़्बेकिस्तान ने अपना टेक्सटाइल सेक्टर बहाल करने के लिए 3 सेंट पे बिजली ले आया है। ये जब हम इसका तकाबली जायज़ा लेते हैं कि आया दूसरे ममालिक क्या कर रहे हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं कि या तो फिर आप नए रिसोर्सेज पैदा करें, नए सेक्टर क्रिएट करें, उनको बहाल करें, उन पर काम करें, नौकरियां तलाश करें, या फिर जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर्स या जो भी सेक्टर है वो ऊपर जा रहा है आप उसमें नए नए मौके लाएं। अच्छा, अब इससे बढ़कर हम इससे थोड़ी सी हट कर बात करते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हुकूमत के चीज़ें हैं, वीक पॉइंट्स हैं, वो तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर हम अपने स्टेक होल्डर्स की बात कर लें कि जनाब आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे कितने बहाल हैं? जो दुनिया मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही है, क्या आप कॉटन से बाहर आ रहे हैं? क्या आप पॉलिस्टर की बेहतर क्वालिटी ला पाए हैं? क्या आप फ्लीस में बेहतर कुछ कर पाए हैं? आपका जो रिसर्च सेंटर है, डेवलपमेंट सेंटर है, आप अपनी कमाई का कितने फ़ीसद हिस्सा उस सेंटर पे लगा रहे हैं, उस शोबे में लगा रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी से कितने बच्चों को लाकर अपनी फैक्ट्रियों में जॉब दे रहे हैं कि जनाब आएँ आप रिसर्च करें? आप टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के साथ कितने मुआहदे हैं? आप जब ये आप सब कुछ देखते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट में, तो फिर नज़र आता है कि नहीं जनाब, कहीं ना कहीं पर हमारा जो सनतकार है इसकी भी वीकनेस है, इसकी भी कमज़ोरियां हैं जिस पर ये काबू पाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले फ़िल वक्त जो इनिशिएटिव उठाए जाने चाहिए उनमें ये है कि आप शरह सूद को नीचे लाएँ, बोझ कम करें, आप बिजली के प्राइसेस नीचे लाएं, जितना हो सकता है जहाँ से रिलीफ मुमकिन है वहाँ पर रिलीफ दें। आप अपने एक्सपोर्टर्स के लिए अब जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान है जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान है हमारी नूर, वो क्या काम कर रही है? ब्रॉडर स्पेक्ट में अगर आप देखें कि जनाब आप कोई भी, अभी हेम टेक्सटाइल का मेला हुआ है फैसलाबाद में, सरकारी सतह पर पूरे फैसलाबाद से 17 एक्सपोर्टर्स गए हैं। ये वो है जहाँ पर सैकड़ों एक्सपोर्टर्स हैं इस शहर में, लेकिन 17 जाते हैं, बकिया सारे अपने निजी सतह पे चले गए, कुछ भी चले गए, उसका हम तज़किरा नहीं करते। लेकिन जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाखों की तनख्वाहें लेते हैं, मरात इनके पास हैं, गाड़ियाँ इनके पास है, बंगले इनके पास है, ठीक है, नौकर शाकर सब कुछ इनके पास है। इन्होंने एक सिस्टम को डेवलप करना है कि जनाब आपके लिए, आपके इस प्रोडक्ट के लिए फ़लाँ कंट्री बेहतरीन है, आप जहाँ पर जाएँ, अपना काम करें, वहाँ पर प्रोडक्ट बेचें, आपको यूरो में इतना पैसा बचेगा, आपको डॉलर्स में इतना पैसा बचेगा, आपको यन में इतना पैसा बचेगा। आप अरब ममालिक का रुख करें, आप अफ्रीका में जाएं। आपने सारे का सारा फोकस किया हुआ है यूरोप पर।
यूरोप ऊपर नीचे होता है तो आपकी टेक्सटाइल ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पर अब जो रिसेंटली मुआहिदा किया है इंडिया ने, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब अगर उसको हम सामने रखेंगे तो हमारा GSP प्लस स्टेटस है, हम कह लेते हैं कि उस पे ज़ीरो है, तो उन्होंने उस पे ज़ीरो रेटेड अपनी एक्सपोर्ट कर ली है और वो उसमें बहुत आगे चले जाएंगे अगर हमने बर वक्त कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए, हमने अपने सीनियर सनतकारों को एक पेज पे ना बिठाया, हमने इनसे बात ना की कि जनाब आपको क्या ज़रूरत है, हमारी क्या ज़रूरत है, हम कहाँ पर आपके काम आ सकते हैं, और ऐसे एग्रीमेंट करने हुकूमत को अब असर नो करने पड़ेंगे, चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें दम तोड़ती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, आपने हमारे बीच रिपोर्टर जो इस चीज़ को देखते थे उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि अगर हुकूमत इस पर बर वक्त एक्शन नहीं लेगी तो हमारी पावर लूम्स का बहुत बुरा हाल हो सकता है, जिससे बहुत से लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमने पावर लूम्स और इंडस्ट्री के मिसाइल पर बात की। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि स्टूडेंट को जो है वो जॉब के मौके दिए जाएँ और जो इंडस्ट्री का बुरा हाल है उसको बेहतरी की तरफ लेके आया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।